हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे पोर्टल लीगल्स अरोमा में। पिछले 3 क्लासेस में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को बहुत ही डिटेल में समझा था। हमने देखा था कि कितनी मेहनत के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद हमें हमारा भारत का संविधान दिया। हमने देखा था कि उस समय किस तरीके से हमारा देश जो है बहुत सारी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था, किस तरीके से हमारे देश का बंटवारा कर दिया गया था इंडिया और पाकिस्तान में, किस तरीके से हमारे देश में लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो तो इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए। इंडिया तो सोने की चिड़िया थी, तो उसे लूटने के प्रयास से वो बिजनेस करने की टेंडेंसी लेके इंडिया आए थे और हमारा बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ। हमारा जो इंडिया था वो बहुत सारे प्रोविंसेस में बटा था, करीब करीब 500 प्रांत थे उस समय हमारे देश में। इन 3-4 मेजर प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो कि बहुत ही लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है, बहुत ही सुप्रीम लॉ है लैंड का। हम सब इसी एक लॉ से गवर्न होते हैं। इस लॉ से ही हमें बहुत सारे नए लॉज मिलते भी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। समय समय पे ज़रूरत आने पे हम इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। जैसे हम देखें तो ओरिजिनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास 484 आर्टिकल्स हैं। पहले हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। पहले हमारे पास 22 पार्ट्स थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन पार्ट्स के नाम पे ही क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं और उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्रोनोलॉजी ही भूल जाते हैं। हम अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि पार्ट 5 में क्या लिखा है, तो हम यूनियन लिखा है कि स्टेट लिखा है, इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे निमोनिक्स दिए हुए हैं इंटरनेट पे, आप उनको गो थ्रू करके आप पार्ट 1 से पार्ट 22 को याद कर सकते हैं, पर मेरे लिए निमोनिक्स याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं पार्ट 1 से पार्ट 22 तक एक स्टोरी बेस्ड तरीके से याद करने की कोशिश करती आ रही हूँ हमेशा से। तो वही ट्रिक मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। ये पार्ट 1 से पार्ट 22 इस तरीके से क्यों बनाया गया, उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्यों लिखा गया? जब हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मिला तो हमने उसमें पढ़ा था कि इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब हमारे देश का विभाजन हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान बना था। मतलब हमारी टेरिटरी खतरे में थी, हमारे देश का बंटवारा हुआ था, हमारे घर का बंटवारा हुआ था। तो अभी हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? अपनी बाउंड्रीज़ को सिक्योर करना, अपनी टेरिटरीज़ को सिक्योर करना। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने सबसे पहले पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दिया। हमारी टेरिटरी को उन्होंने प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, लोग हमारे देश में पहले भी आते जाते थे। इसीलिए हमें पहले क्या करना था? अपने देश की बाउंड्रीज को सिक्योर करना था। हमें खुद को सेफ रखने के लिए हमारे निर्माताओं ने पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को रखा। घर बन गया हमारा, हमने अपनी टेरिटरी को सिक्योर कर लिया। अब उसमें रहेगा कौन? उसमें रहेंगे सिटीजन्स। तो हमने अपने सिटीजन्स को प्रायोरिटाइज किया कि अब घर बन गया, इसमें कौन रह सकता है ये भी हमें डिसाइड करेंगे। इसीलिए पार्ट 2 में सिटीजनशिप लाया गया। सिटीजन्स का मतलब हम लोगों का बहुत शोषण भी हुआ। हमने देखा कि 200 साल से ज़्यादा समय तक हमारा शोषण होता रहा। क्यों हुआ? क्योंकि हमें हमारे अधिकार नहीं पता थे, हमें लोग बहुत आसानी से बरगला फुसला के मिसयूज़ कर लेते थे। इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने सिटीजनशिप के बाद फंडामेंटल राइट्स को रखा। आपके क्या क्या अधिकार हैं, अगर आपको पता रहेगा तो आपको लोग मिसयूज़ नहीं करेंगे। फंडामेंटल राइट्स रख दिया, सिटीजनशिप रख दिया, घर बन गया। जो सिटीजन्स हैं इनको कौन गवर्न करेगा? एक गवर्निंग बॉडी भी तो होगी ना। लेकिन आप देखो शोषण कौन करता है? जो पावर में होता है। एब्सोल्यूट पावर
करप्ट एब्सोल्युटली हमने सुना है। जो लोग पावर में होते हैं वो लोग ही हमारा शोषण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पावरफुल लोग ही हमें शोषण कर रहे थे। इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइन डिसाइड किया कि किस हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इसीलिए पार्ट 4 में रखा गया। 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और उसमें हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताया गया, हमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया। घर बन गया, घर में कौन रहेगा, सिटीजन्स रहेंगे, उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं। पार्ट 3 बताता है किस फ्रेमवर्क के थ्रू उनको गवर्न किया जाएगा, वो DPSP बताता है, और आपके क्या अधिकार होंगे उनको तो हमने पार्ट 3 में बहुत अच्छे से डील कर लिया, लेकिन आपके अधिकारों के साथ आपके क्या कर्तव्य होंगे वो पार्ट 4A में डील किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम पे। आपने पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाराज हुई थी जब उस समय के प्रपोजल में इन्होंने कहा कि हम आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं देंगे, हर प्रोविंस अपने अपने लिए अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग बहुत नाराज हुए थे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि हम बार बार पूर्ण स्वराज के बारे में बोलते थे और हम एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, हमारे पास एक फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ये हमारी डिमांड चल रही थी। इसीलिए जो हमारे गवर्नमेंट बॉडीज़ बनाई गई उनको फेडरल स्ट्रक्चर के तौर पे डिवाइड किया गया। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जो पार्ट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 कैटेगरी में, यूनियन और स्टेट, और ये दोनों अपने अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। तो इसीलिए पार्ट 5 में रखा गया द यूनियन को और पार्ट 6 में रखा गया द स्टेट को। यूनियन को भी एग्जीक्यूटिव पावर मिला और स्टेट को भी मिला। यूनियन के पास पार्लियामेंट थी, स्टेट के पास स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन के पास जुडिशरी थी, स्टेट के पास भी जुडिशरी थी, जिसमें हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पार्ट 7 को 1956 में रिपील कर दिया गया था। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में बातें हुई। पार्ट 9 बोलता है, इन्होंने कहा कि हम आपको फेडरल स्ट्रक्चर दे रहे हैं, 2 टायर गवर्नमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन हम लोकल बॉडीज़ भी बनाएंगे। इसीलिए पार्ट 9 में पंचायत को लाया गया। पार्ट 9A में फर्दर अमेंडमेंट करके म्यूनिसिपैलिटीज़ को लेकर आया गया। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर आया गया। जो ट्राइबल एरियाज़ थे, स्पेशल एरियाज़ थे, उनको हमने छोड़ा नहीं। उनको ऐसा नहीं कि निकाल के फेंको, सबको यूनियन बनाओ, सबको स्टेट बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका भी ध्यान रखा गया, उनके लिए भी प्रोविजंस बनाए गए। और पार्ट 10 में स्पेशल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में लिखा गया। हमने बात किया था इनिशियली कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए यूनियन, स्टेट या बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके रिलेशनशिप को गवर्न करने के लिए, बेसिकली यूनियन और स्टेट के लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को गवर्न करने के लिए पार्ट नंबर 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स को रखा गया। तो आप देखिए पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक याद करने में बहुत आसानी होगी। अब बात ये होती है, घर बन गया, घर में लोग रह रहे हैं, उन्हें उनके अधिकार पता चल गए, कौन घर का मुखिया है ये भी पता चल गया, किस तरीके से घर के लोगों को हमें रखना है, क्या फ्रेमवर्क का क्या गाइडलाइन होगी ये भी हमें पता चल गया, हमको सारी बॉडीज़ के बारे में भी पता चल गया। लेकिन बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए पार्ट 12 में फाइनेंस को रखा गया। पार्ट 12 में जो फाइनेंस आया, प्रॉपर्टी आया, तो फाइनेंस कैसे आएगा, प्रॉपर्टी कैसे बनाओगे आप, उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, कॉमर्स करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। इसीलिए पार्ट नंबर 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स को रखा गया। इन्होंने बोला यूनियन स्टेट तो बन गया, आपको पैसा कमाने के लिए, ट्रेड करने के लिए कुछ सर्विसेज भी तो करनी पड़ेंगी ना, तो यूनियन और स्टेट के सर्विसेज को हमने पार्ट नंबर 14 में रखा। और इसके बाद बात होती है इलेक्शन की, गवर्नमेंट बनेगी, घर का मुखिया कौन होगा ये भी तो डिसाइड करना है ना, तो इलेक्शन आ गया आपका पार्ट नंबर 15 में। इन्होंने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनके लिए हम अलग से स्पेशल प्रोविज़न देंगे और उसको लिखा गया पार्ट नंबर 16 में।
घर में हम किस भाषा में बात करेंगे उसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाई गई, जिसको हमने पार्ट नंबर 17 में रखा। पार्ट 18 बोलता है घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो क्या करोगे आप, तो उसके लिए सारे प्रोविजंस को पार्ट 18 में रखा गया। पार्ट 19 जो है मिसलेनियस, जैसे घर में हम लोग आपस में इधर उधर की बातें करते हैं तो मिसलेनियस प्रोविजंस को उठा के पार्ट 19 में कर दिया गया। पार्ट 20 अमेंडमेंट की बात करती है। उसके बाद 21 में टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस आ गए स्टेट्स के रिगार्डिंग, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, नागालैंड, इन सब के बारे में पार्ट नंबर 21 में रखा गया इसको। पार्ट 22 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में। तो आई होप कि मैंने जो आपको छोटा सा लिंक करके बताने की कोशिश की है उससे आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे हम शेड्यूल्स को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।